Hello, everyone, and welcome to Mentor's Galaxy. This is Pratiksha Roy, your chemistry mentor. We have already started our chapter series in Mentor's Galaxy. और केमिस्ट्री के लिए मैंने स्टार्ट किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री जो है क्लास 11 का पहला चैप्टर. We are already on our sixth lecture for this chapter. And for today's lesson, we will be continuing with mole concept and also learning about percentage composition. So quickly, let us see the contents for today. So we will continue with mole concept. Lecture 5 में मैंने mole concept के कुछ introductory portions बताए थे. बहुत सारे masses के बारे में हमने discuss किया था and we also discussed about the mole concept and its significance. So we will continue our discussion of mole concept. And today with that we will study relation between moles and volume. कि moles जो है और volume के साथ क्या relation है. We already know about the relation between moles and mass and moles and the number of particles. But today we will study about moles and volume. And we have a new topic, separate topic for today, which is percentage composition, which is also a very important topic. ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो both in your school exams and also in your competitive exams. So these are the contents for today: mole concept, relation between moles and volume, and percentage composition. So let us begin today's lesson of some basic concepts in chemistry. In our last video, we were discussing about different types of numericals. मोल्स के ऊपर जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, बेसिक फॉर्मूला को यूज करके आई हैड डिस्कस्ड अबाउट दोस न्यूमेरिकल्स विथ यू. आज हम अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, बट दीज आर अ बिट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. In our last class, we were doing numericals on moles and mass separately and moles and number of particles separately. But in today's questions, I have combined the mass and the number of particles. आज हम ये देखेंगे कि मोल को यूज करके आप कैसे मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक साथ रिलेट कर पाएंगे. बेसिकली मोल इज द ब्रिज बिटवीन मास एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है, लेट अस स्टार्ट विद दैट. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 22 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी हैव अ फिक्स्ड मास. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मास दिया हुआ है जो है 22 ग्राम्स. गिवन मास इज 22 ग्राम्स. यहाँ से हमको निकालने हैं कि इतने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर इतने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो ये है क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर मोल कॉन्सेप्ट ऑल्सो. So how many molecules are present in 22 grams of carbon dioxide? तो हम जानते हैं कि मोलर मास का मतलब है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस अगर हम 1 मोल ले, उसका जो मास होगा वो मोलर मास होगा. और वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. सिर्फ उसका यूनिट जो है वो ग्राम्स में होगा इंस्टेड ऑफ एटॉमिक यूनिट. So molar mass is 1 mole of substance. और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने सारे पार्टिकल्स रहते हैं? 6.022 और 6.023. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू वैल्यूज, दोनों ही सही है. 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. पार्टिकल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है. आई हैव जस्ट मेंशन पार्टिकल्स. तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल्स निकालने हैं या फिर एटम्स. यहाँ पे देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वहां पे है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ कंपाउंड. और कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है. इसलिए यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स ही निकाल रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट मे कंफ्यूज यू बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेन क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट. अगर कंपाउंड्स रहते हैं उसका बेसिक यूनिट रहेगा मॉलिक्यूल्स, और अगर एटम्स एलिमेंट्स रहते हैं उसका जो बेसिक यूनिट रहेगा वो होंगे एटम्स. So this is carbon dioxide which is a compound. So the basic unit will be molecule जो हम निकालेंगे.
तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास रहता है उसको हम कहते हैं मोलर मास, और उसमें कितने सारे पार्टिकल्स रहते हैं? 6.023 into 10 to the power 23 particles. All of this we have discussed in our previous lesson of lecture 5. If you have any doubt in this portion कि ये statement कहाँ से आया, you can always refer to the previous video. So now molar mass of CO2. CO2 का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? I had discussed in my previous lesson. We will just add the masses of the elements. तो यहाँ पे एक कार्बन एटम है इसलिए 12, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12, एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 16. So 12 plus this will be 32, 2 into 16 which will be equal to 44 grams. एक मोल CO2 का मास होगा 44 grams. I hope this is clear. तो अगर एक मोल CO2 का मास 44 ग्राम्स है, मतलब यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.022 into 10 to the power 23. यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ 6.022 यू कैन ऑल्सो यूज 6.023 into 10 to the power 20. बोथ आर करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो मोलर मास है 44 ग्राम और हमें पता है कि एक मोल में इतने सारे ही मॉलिक्यूल्स रहते हैं. कोई भी सब्सटेंस हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, जो बेसिक पार्टिकल्स है, कंपाउंड के लिए होते हैं मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स के लिए होते हैं एटम्स. तो बेसिक पार्टिकल का नंबर जो है ये नंबर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और इस नंबर को हमने स्टडी किया था, जो है एवोगाड्रोस नंबर Na करके, जिसको हम डिनोट करते हैं. तो मोलर मास है 44 ग्राम, मतलब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट हैं. So 1 gram of carbon dioxide will have 6.022 into 10 to the power 23 divided by 44. Simple unitary method. ये 44 ग्राम्स में अगर x मॉलिक्यूल्स है तो 1 ग्राम में x by 44 मॉलिक्यूल्स होंगे. लेकिन हमको निकालने कितने के लिए है? हमको 22 ग्राम्स के लिए मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. तो अगर 1 ग्राम में इतना है तो 22 ग्राम में दिस इंटू 22 होना चाहिए. So this is our final step. 22 grams of carbon dioxide will have 6.022 into 10 to the power 23 divided by 44 into 22 molecules. Simple unitary method है. This is very basic maths, but this is very important. You have to be clear in your unitary method to solve such questions. और ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सो प्लीज पे अटेंशन एंड डू द कैलकुलेशंस केयरफुली. तो अभी अगर हम देखें तो कैलकुलेशंस काफी इजी है. इट विल जस्ट बी, इफ यू कैंसल, you can also divide 6.022 by 2, you will get 3.011. So we have our final answer, which is 3.011 into 10 to the power 23 molecules, which will be present in 22 grams of CO2. अगर हम 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले, उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? इस क्वेश्चन को हमने एवोगाड्रोस नंबर को यूज करके, मोल के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एक रिलेशन बनाया कि मास जो होता है मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑलवेज कंटेन Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, मोलर मास में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे? Na पार्टिकल्स. तो ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, जो याद रखने लायक चीज है. किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल ले, उसका जो मास रहेगा, जो भी मास रहेगा, उसमें पार्टिकल्स जो है हमेशा वो कांस्टेंट Na रहेंगे, जो कि है हमारा 6.023 into 10 to the power 23. और इन दिस केस आई हैव यूज्ड 6.022 into 10 to the power 23. Both are correct. So this is the final answer and I hope this question is clear to you. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. You can always practice that. So this is another question. How many atoms are present in 24 grams of carbon?
तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन है। कार्बन इज एन एलिमेंट, इसलिए हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है एलिमेंट का, वो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, वो एटम्स ही हो सकता है। तो इसलिए हमको एटम्स निकालने हैं। बाकी जो आप कंपेयर करेंगे अगर इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ, ये दोनों सेम है, एक्सेप्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया था हमने, जो था कंपाउंड, इसलिए हमने मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में आंसर निकाला। यहाँ पे सिर्फ कार्बन है जो कि है एक एलिमेंट, तो हम एटम्स के रेस्पेक्ट में आंसर निकालेंगे। This question you can just keep as your homework. You can just try to solve it. This is also easy and it will follow the same step. Now for another question. What is the mass of oxygen that contains this many number of atoms of the same? 1.5055 into 10 to the power 23. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जितने हमारे मॉलिक्यूल्स को हमने हमने निकाले, मास जब गिवन था, so from the given mass we have calculated the number of molecules. But in this example we will do the opposite. यहाँ पे हमारे जो number of particles है वो given है, हमारे यहाँ पे particles जो है वो atoms है instead of molecules, and हमें यहाँ पे निकालना है mass. So it is just the opposite from question 1. From atoms we have to find the mass, and in question 1 हमने mass given mass से हमने molecules निकाले थे। कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन ये जो है ये जस्ट रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 1 से। So again let us see how to solve this question. So this is oxygen. Oxygen is an element. एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल पार्टिकल है एटम, इसलिए हम एटम के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो अगेन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे एवोगैड्रोस नंबर भी आपको मैंने बताया था कि एकदम दिमाग में टैटू करवा लीजिए, ये स्टेटमेंट भी आपको वैसे ही दिमाग में टैटू करना है। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे वो होंगे एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। तो मोलर मास है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जिसमें होते हैं 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। So molar mass of oxygen will be 16 grams. यहाँ पे एक मिस्टेक है इस प्रेजेंटेशन में या फिर इस स्लाइड में। यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में होगा, तो इसलिए O2 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे O होगा, जो है एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो O2 हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा कंपाउंड ऑक्सीजन, लेकिन हम यहाँ पे एलिमेंटल ऑक्सीजन के साथ काम कर रहे हैं, सो इट विल बी जस्ट O। तो द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन का जो रहता है उसका जो मास है हमको पता है 16 एटॉमिक यूनिट, तो मोलर मास हो जाएगा वहां पे 16 ग्राम्स। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मासेस एंड द मोलर मास। द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, मतलब एक मोल ऑक्सीजन का वेट होता है या फिर मास होता है 16 ग्राम्स। तो अगर एक मोल का मास इतना है तो उसमें कितने सारे पार्टिकल्स रहेंगे? ऑब्वियसली एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल रहेंगे, जो कि है हमारे 0.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। का क्या वेट होगा? 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक मोल का है 16 ग्राम्स और एक मोल में इतने सारे पार्टिकल्स रहते हैं, तो इतने सारे जो पार्टिकल्स है उसका भी मास होना चाहिए 16 ग्राम। तो यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स या फिर यहाँ पार्टिकल जो है हमारा एटम है, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं। अगर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास है 16 ग्राम्स, तो 1.5055 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? अगेन हम सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, 16 डिवाइडेड बाई Na, जो कि है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 1.5055 into 10 to the power 23 grams of oxygen. So if you solve this, obviously this will get cancelled. This will be 4 and this will again be 4. आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर ऑफ 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर
4 ग्राम ऑक्सीजन हम ले तो उसमें कितने सारे एटम्स रहेंगे? 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि पहले क्वेश्चन के रिवर्स था। यहाँ पे हमने एटम्स के नंबर से हमने मास निकाला, लेकिन जो लॉजिक है, जो मोल के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, वो सेम है। क्योंकि मोलर मास हमेशा जो मास रहेगा उसमें कितने सारे पार्टिकल्स रहेंगे? Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, जो है 6.022 इंटू 10⁻23। उतने पार्टिकल्स का अगर मास होता है 16 ग्राम फॉर ऑक्सीजन, तो 1.5055 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट मास होना चाहिए 4 ग्राम। So your final answer is 4 grams. This is another question that you can keep as homework. Same logic है इसका भी. What is the mass of water that contains 3.011 into 10 to the power 23 molecules of H2O? यहाँ पे फिर से मैंने molecules क्यों लिखा है? क्योंकि water जो है हमारा, वो है हमारा compound. वाटर कोई एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है, और कंपाउंड का जो बेसिक पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि एलिमेंट बताया गया है या फिर कंपाउंड। अगर एलिमेंट है तो आप एटम्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, और अगर कंपाउंड है तो आप मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। द होमवर्क क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम, सिर्फ एटम की जगह यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होगा, बाकी जो प्रोसेस रहेंगे वो सेम रहेगा। You will just solve it very easily by following the same logic, and please let me know the answer in the comment section. ये same है. So in the first slide also there was one homework. This was your homework and this is another homework. These are the same. अगर आप किसी भी स्टेप में फंस रहे हैं, you can always refer to this solved example because it is the same type. तो हमने यहाँ अभी तक 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. One, we have found out the number of particles from the given mass, and in the second question we have found out the mass from the given number of particles. तो ये हो गए हमारे 2 बहुत ही important questions on the mole concept. So now let us move on to the third question. Now let us see the third question. How many atoms of hydrogen are present in 8 grams of methane? So we can obviously start solving very easily, क्योंकि मोलर जो मास है मीथेन का, मोलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4. So it will be 12 plus 4 into 1, which is 16 grams. और 16 ग्राम्स अगर मोलर मास है तो इसमें कितने सारे पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. और हमें यहाँ पे किसके लिए निकालने हैं? हमें यहाँ पे 8 ग्राम्स के लिए निकालने हैं. Again we will do 6.022 into 10 to the power 23 divided by 16 into 8. So now you can just cancel, this is 2, and again if you do, the answer will be 3.011 into 10 to the power 23 particles. क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है? क्या यही हमारा करेक्ट आंसर है? अगर आप इतने दूर तक कैलकुलेट करके आप अपने आंसर को अगर आप कंप्लीट करते तो यू विल नॉट गेट योर फुल मार्क्स बिकॉज दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? मीथेन, जो क्या है हमारा कंपाउंड, और कंपाउंड में हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किए हैं? मॉलिक्यूल्स. लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ये जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली है हमारे मॉलिक्यूल्स. ये हमारे एटम्स नहीं है, ये है हमारे मॉलिक्यूल्स. लेकिन हमको यहाँ पे निकालने हैं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. कंपाउंड में से हम कैसे एटम्स निकालेंगे? क्योंकि कंपाउंड हम जानते हैं मॉलिक्यूल के साथ डील करता है, लेकिन कंपाउंड से अगर हम
आपको एटम्स निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? So let us see how to solve this type of question. How many atoms of hydrogen are present in 8 grams of methane? पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा सेम है, मोलर मास को पार्टिकल्स के साथ रिलेट करना। मोलर मास कैलकुलेट मैंने पिछले स्लाइड में भी किया था 16 ग्राम्स। ये सारी चीजें सेम रहेंगी, जितना आप जानते हो उतना तक मैंने लास्ट स्लाइड में भी कैलकुलेट किया था, सॉल्व किया था। अब वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मोलर मास 16 ग्राम है तो 16 ग्राम्स में हमारे एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे ऑलवेज। तो 1 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर बाय 16 मॉलिक्यूल्स रहेंगे और 8 ग्राम में हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो मैंने यहाँ पे जो निकाले थे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, वो एक्चुअली है हमारे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड दिया गया है वो है हमारा मीथेन। ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, इसलिए ये है हमारे मॉलिक्यूल्स। अब इतना तक आप होपफुली ऑलरेडी समझ चुके हो कि कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी सेम प्रोसेसेस। तो यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं, ये वाले जो स्टेप्स हैं, वही हमारे डिफरेंट स्टेप्स है और वही है हमारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स, जिसको हमको ध्यान में रखना है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, CH4। फॉर्मूला से ही हमको पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बताया था कि जब मोलर मास भी कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तब भी हमको ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो मतलब अगर आपको मीथेन के बारे में नहीं पता कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक एटम है कार्बन के और 4 एटम है हाइड्रोजन के। ऑब्वियसली फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज क्लियर, आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट। एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम्स है तो यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए थे? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में दिस इंटू 4 एटम्स होने चाहिए हाइड्रोजन के। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 3.011 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस 10 टू द पावर 24 क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल को यहाँ पे एडजस्ट किया है। हमने डेसिमल को हमने यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पे 10 टू द पावर 24 हो गया है। ऑल ऑफ दिस ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2। इसको कैसे करते हैं? So if you have any doubt over here, you can refer to that video. So I hope this step was clear because this is the important step for this question. हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, अब मॉलिक्यूल से एटम की तरफ हम कैसे जाएंगे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम है हाइड्रोजन के, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में दिस इंटू 4 एटम्स होने चाहिए। तो आप सिंपली कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर आप यहाँ तक कैलकुलेट करके अगर आप इग्नोर कर दे कि आपको एटम्स निकालना है मॉलिक्यूल्स की जगह, और आप यहाँ तक कैलकुलेट करके अगर आप छोड़ दे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल एंड योर करेक्ट आंसर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए बोला था। कुछ क्वेश्चंस में आप देख पाएंगे कि हाउ मेनी टोटल एटम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे टोटल कितने एटम है? 5 एटम है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। 1 प्लस 4 इज टोटल 5। तो अगर एक मॉलिक्यूल में टोटल 5 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में दिस इंटू 5 एटम्स होंगे एंड यू कैन फाइंड योर आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप स्टडी कीजिए। आप पहले देखिए कि कौन से डेटा आपको गिवन डेटा है और आपको क्या निकालना है। यहाँ पे जैसे हमारा मास गिवन था,
हमको एटम्स निकालने थे। वैसे आप स्टडी कीजिए पहले क्वेश्चन को, कि कौन से गिवन डेटा है, हमको क्या निकालना है, कंपाउंड है या एलिमेंट है। अगर कंपाउंड है तो आप मॉलिक्यूल्स के साथ आगे बढ़िए, अगर एलिमेंट्स है तो आप एटम्स के साथ प्रोसीड कीजिए कैलकुलेट करना। So for that, it is very important for you to read the question. So take a little bit of time and read the question carefully before answering. जल्दबाजी में बहुत सारे नोन क्वेश्चंस भी हम गलत करके आते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, समझने में ही हम दिक्कत करते हैं. So take some time, understand the question and then solve it. So these are two more questions for your homework which you can try on your own. How many atoms of oxygen are present in 60 grams of glucose? यहाँ पे ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, आई विल आस्क यू टू फाइंड इट आउट इफ यू डू नॉट ऑलरेडी नो द फॉर्मूला. उस फॉर्मूले को यूज करके आप पहले मॉलिक्यूल्स निकालिए, फिर मॉलिक्यूल से आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स. जैसे मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी आप निकाल सकते हैं. प्रेजेंट इन 68 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला इफ यू डू नॉट नो इट. तो आप ग्लूकोज के लिए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालिए 60 ग्राम्स में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 68 ग्राम्स के लिए आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालिए. I hope I have discussed everything in detail, and if you have any doubts, please let me know in the comment section. और अगर आप इसको सॉल्व कर पाए, which I hope आप कर पाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज लेट मी नो अबाउट द आंसर्स ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. बहुत हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, बहुत डिफिकल्ट टाइप के, नॉट एग्जैक्टली डिफिकल्ट बट अ लिटिल ट्रिकी. तो ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. न्यूमेरिकल्स के बाद हम आ गए हैं फिर से वापस अपने मोल्स पे. अब हम देखेंगे मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन. हमने मोल्स के साथ मास का रिलेशन देखा, मोल्स के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी रिलेशन देखा था. अब टाइम आ गया है मोल्स और वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसके बारे में जानने का. अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ which we had studied in our previous lessons, under the same conditions of temperature and pressure, equal volumes of different gases contain the same number of molecules. ये लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने केमिकल लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में. एवोगाड्रोस लॉ जो था, जो बताया था एवोगाड्रो ने, कि जब सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर रहेंगे, जब आप टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, तब आप कोई भी गैस लीजिए, उसका जो अगर वॉल्यूम उनका सेम रहा तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम रहेगा. दिस इज द एवोगाड्रोस लॉ व्हिच वी ऑलरेडी नो. The number of moles of a gas and its volume are directly proportional to each other when the temperature and pressure are constant. क्योंकि ये गैस है, थर्मोडायनामिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. यू कैन ऑल्सो सी दोज वीडियोज. आप धीरे धीरे जब थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानेंगे, यू विल सी कि इन केस ऑफ गैसेस प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा फॉर एनी गैस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा. The volume occupied by 1 mole of any gaseous substance is at the standard temperature and pressure conditions. It is known as molar volume. जब कोई भी गैस, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस, H2, N2, O2, CO2, कोई भी गैस, जब 1 मोल गैस हो और जब उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में रहता है, जिसको हम कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो यहाँ पे टेम्परेचर रहते हैं हमारे 0 डिग्री सेल्सियस में, प्रेशर रहता है हमारा 1 बार. दिस इज एसटीपी कंडीशन. जब टेम्परेचर रहेगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहेगा 1 बार, 1 मोल ऑफ एनी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसी को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम.
तो ये याद रखिएगा कि इसका जो कंडीशन है यहाँ वो होगा एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। इसमें जो 1 मोल का वॉल्यूम रहेगा उसको ही हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। तो ये हो गया आपके डेफिनेशन का पार्ट, मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम अगर आपको क्वेश्चन किया जाए तो ये जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वही होगा डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम। The standard temperature and pressure, commonly known as STP, are 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है 273.15 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली। 1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 atm। 1.0 समथिंग रहता है लेकिन इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 atm। So the STP is 0 डिग्री सेल्सियस and 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर। मोलर वॉल्यूम के लिए ये कंडीशंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। At STP, the standard molar volume, that is the volume occupied by 1 mole of any gas, is equal to 22.4 liters or 22,400 milliliters. So we know 1 liter is equals to 1000 ml. तो उस हिसाब से मोलर वॉल्यूम फॉर एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका वैल्यू होगा 22.4 लीटर्स या फिर 22400 मिलीलीटर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैल्यूज भी आपको याद रखने हैं। जैसे एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23, सिमिलरली मोलर वॉल्यूम STP में 22.4 लीटर्स या फिर 22400 मिलीलीटर्स रहता है। This relationship is important for calculations in stoichiometry. I have already made a video about the stoichiometry portion, where the number of moles of reactants and products in chemical reactions are related to the volume of gases involved. स्टोइशियोमेट्री में हम इसी के बारे में हम डील करते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स के, उसको हम वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे काम आता है उस रिलेशन को बनाने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि ये वैल्यू किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा भी होता है एक और, जिसको कहते हैं हम NTP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अलावा एक और हमारे वैल्यूज रहते हैं जिसको कहते हैं हम NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर हमारा रहता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इज 1 atm। प्रेशर लगभग सेम रहता है STP और NTP में, जो चेंज करता है मेन फैक्टर वो है टेम्परेचर। STP में रहता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, वही NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में वो हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। NTP के केस में जो हमारा मोलर वॉल्यूम रहेगा वो 22.4 लीटर्स के बराबर वो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, नहीं होगा। Only at STP the value of molar volume will be 22.4 liters। तो ये STP वाली बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। STP में ही 22.4 लीटर्स होगा मोलर वॉल्यूम फॉर एनी गैस। कोई भी गैस हो, अगर वो STP में है और उसका 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं आप ऑलरेडी जानते हो, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो है 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलर मास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है जिसमें 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स रहते हैं, हम ऑलरेडी ये जानते हैं। नाउ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज 22.4 लीटर, ये भी हमने अभी पढ़ा। तो अगर यहाँ से हमको वॉल्यूम से अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो द नंबर ऑफ मोल्स N इज द गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम विल ऑलवेज बी 22.4 लीटर्स। STP में जो आपका गिवन वॉल्यूम रहेगा उसको अगर आप डिवाइड कर दे 22.4 लीटर से, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोलर वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो फिक्स है 22.4 लीटर एट एसटीपी। अगर एसटीपी नहीं है इसका वैल्यू तो 22.4 लीटर नहीं रहेगा, इसलिए मैं बार बार एसटीपी को मेंशन कर रही हूँ। तो आप भी जब कोई न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कि न्यूमेरिकल में मेंशन है एट एसटीपी, वरना आप ये जो वैल्यू है 22.4 उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। So let us just see all the important formulas लास्ट वाले लेसन और आज के लेसन को कंबाइन करके। मोलर मास 1 मोल 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स एंड 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये पता है हमको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम मास से कैसे निकालते हैं, दिस इज मास रिलेटेड फॉर्मूला। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास सब्सटेंस टू सब्सटेंस वो वेरी करता है, जो फॉर्मूला होता है सब्सटेंस का, केमिकल फॉर्मूला होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है मोलर मास, वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वो वेरी करता है। ये जो फॉर्मूला है सेकंड फॉर्मूला ये पार्टिकल्स के रिलेटेड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जो है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड नहीं है, सॉरी वो फिक्स्ड है, और ये जो मास हमारा है ये मास नॉट फिक्स्ड है, डिपेंड करता है आप जो भी एलिमेंट लेते हो या फिर जो भी कंपाउंड लेते हो उसके ऊपर वो चेंज करता है, वो फिक्स नहीं रहता, लेकिन एवोगाड्रोस नंबर जो है फिक्स है। और लास्टली ये है हमारे वॉल्यूम का रिलेशन, जो कि नंबर ऑफ मोल्स इज द गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय द मोलर वॉल्यूम विच इज आल्सो फिक्स्ड 22.4 लीटर्स। तो ये हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो है मास से रिलेटेड विथ मोल्स, पार्टिकल्स का रिलेशन विथ मोल्स एंड वॉल्यूम का भी रिलेशन मोल्स। मोल को यूज करके आप इन सारे चीजों को एक दूसरे के साथ आपस में रिलेट कर पाएंगे। पार्टिकल्स, पार्टिकल से वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम से मास निकालना, अगर लेकिन अगर हम वॉल्यूम के साथ डील कर रहे हैं तो हमको ये एसटीपी, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर एसटीपी नहीं है तो हम ये वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे। बट यूजिंग मोल, तो हमने अभी देखा कि मोल एक ब्रिज है जो मास, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। तो मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन मास, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। तो अब हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है मोल्स का रिलेशन विद डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक मास, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। अब जब हमने मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन देख लिया है, सो लेट अस सी सम सिंपल न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स देखने से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को ही हम अल्टीमेटली अप्लाई करते हैं और न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस ही ज्यादा एग्जाम्स में भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स वहां से भी लिए हैं डिस्कशन के टाइम पे। तो आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कीजिए, पीछे जो एक्टिविटी है, जो क्वेश्चंस है, वहां पे आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट अस सी अ सिंपल क्वेश्चन, अ रिएक्शन एट एसटीपी। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि एसटीपी है, तो हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है कि एसटीपी में मोलर वॉल्यूम रहता है 22.4 लीटर, इसलिए ऑलवेज दिस एसटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। So a reaction at STP produces 5.6 liters of oxygen gas. How many moles of oxygen are present? तो यहाँ पे एक गिवन हमारा वॉल्यूम है एसटीपी में 5.6 लीटर्स, यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हमने जस्ट अभी देखा फॉर्मूला, मोल्स और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हम इसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम हमारा 5.6, मोलर वॉल्यूम एसटीपी है तो हमको पता है 22.4 लीटर। सो इफ यू सॉल्व इट, इट विल बी 0.25 मोल्स इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को देख के आप कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा क्लियर होगा। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन कभी कभी अगर आपका लक अच्छा हो तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, और अगर आप इसको सॉल्व कर पाए करेक्टली यू विल गेट फुल मार्क्स। तो यू शुड नॉट इग्नोर द सिंपल क्वेश्चंस ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते हम सिंपल क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं,
लास्ट में वही सिंपल प्रॉब्लम्स हमको एग्जाम में दिक्कत देती है. So I would like to ask you all to solve all kinds of problems, simple, difficult, and everything. Problem solving and numerical solving is extremely important for physical chemistry. Next question is a reaction produces 2 moles of carbon dioxide. यहाँ पे हमारे moles given है जो कि है 2 moles. Find the volume that it occupies at STP. STP दिया हुआ है तो we know कि हम यहाँ पे 22.4 लीटर्स का यूज कर सकते हैं. STP कंडीशंस में ही हमको निकालने हैं वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम. तो हमें मोलर वॉल्यूम पता है, यहाँ पे हमको गिवन वॉल्यूम जो निकालना है, तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर वॉल्यूम. यूनिटरी मेथड सिंपली नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है 2 मोल्स और मोलर वॉल्यूम हमको पता है 22.4. तो आपका आंसर आना चाहिए 44.8 लीटर्स. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इस जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे स्टडी किया था उसको बस हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह गिवन वॉल्यूम नहीं सिर्फ वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल रहे हैं. गिवन वॉल्यूम तब कहता है जब वॉल्यूम गिवन रहता है. यहाँ पे वॉल्यूम को हम निकाल रहे हैं. वॉल्यूम एट एसटीपी इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर वॉल्यूम which is 44.8 liters. Very easy and very simple questions, but very important for your concept clearing. फिर से होमवर्क. आज हम बहुत न्यूमेरिकल्स खुद भी कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कशन के टाइम पे, और बहुत होमवर्क में भी मैं दे रही हूँ जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. और जितना आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे, बहुत लोगों में होता है कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से वो डरते हैं, गलतियां होती है. तो जितना आप सॉल्व करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका सॉल्विंग स्किल या फिर क्वेश्चन को देख के समझ पाना कि कैसे सॉल्व करना है, कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये फाइन होता जाएगा. इसलिए मैं आपको कुछ और होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ. A reaction at STP produces 11.2 liters of nitrous oxide gas. Nitrous oxide is N2O. STP दिया है हमको, given volume है. How many moles of gas are present? Very simple, number of moles is given volume by molar volume. Also find the total number of atoms present in 11.2 liters of nitrous oxide. टोटल नंबर ऑफ एटम्स को आप कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम के साथ अगर आप पार्टिकल्स को रिलेट करेंगे, मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम में कितने सारे पार्टिकल्स रहने चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहने चाहिए. यहाँ पे मोलर वॉल्यूम आपको पता है कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर्स. तो अगर 22.4 लीटर्स में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, 11.2 में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे आप ऑब्वियसली निकाल सकते हैं. यहाँ पे एटम्स है, ध्यान में रखिएगा, मॉलिक्यूल्स नहीं है. और मॉलिक्यूल से एटम्स कैसे निकालते हैं वो तो अब आप जानते हो, तो आप उसको वैसे ही सॉल्व कीजिए. ये रिलेशन याद रखिए कि 22.4 लीटर जो कि हमारा एसटीपी मेंशन्ड है will contain 6.022 into 10⁻23 number of molecules और particles. यहाँ पे कंपाउंड है इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे. मॉलिक्यूल से आपको एटम्स निकालने हैं. तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. 2 पार्ट में है क्वेश्चन. आपको यहाँ पे मोल्स निकालने हैं, फिर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, जिसको निकालने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने होंगे. दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन एंड आप उसको आराम से सॉल्व कीजिए. टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. What is the number of moles of hydrogen atoms present in 5 moles of methane? तो यहाँ पे 5 मोल्स है मीथेन के, जो कि है CH4. तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसमें रहेंगे, तो वो आपको यहाँ पे निकालने हैं. तो पहले आप मोल्स से पार्टिकल्स निकाल सकते हैं. पार्टिकल्स से अगर आप एटम्स निकाल ले तो आपको वहां से मोल्स मिल जाएंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूल्स. मोल्स से आप निकालिए मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स से आप निकालिए एटम्स, और एटम्स से आप निकालिए फिर से मोल्स. दिस शुड बी योर सीक्वेंस. यहाँ पे 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए आप निकालिए.
फिर उस मॉलिक्यूल्स में कितने सारे हाइड्रोजन के एटम्स है वो निकालिए। फिर उस एटम को आप रिलेट कीजिए, आपको पता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स रहते हैं, फिर उस आप मोल में कन्वर्ट कीजिए। तो दिस इज द सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन। ये दोनों थोड़े डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस है, आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। अगर देयर इज एनी प्रॉब्लम यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट लेसन। So these are two different and very, very important questions which you can try to solve. So we have completed our mole concept. मोल का मास के साथ रिलेशन, मोल का पार्टिकल्स के साथ रिलेशन और मोल्स का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, we have completed our discussion. And now we will move on to a very small and easy topic but also important, which is percentage composition. So this is the last topic for today's discussion, percentage composition. What is percentage composition? Percentage composition refers to the mass percentage of each element present in a pure sample of a compound. जैसे हम मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं कि आपने एग्जाम दिया, आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, आप उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का लॉजिक भी वैसा है कि एक एलिमेंट में एक एक कंपाउंड में एक एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है, कितने मास परसेंट में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। लेकिन कंपाउंड का जो सैंपल है उसको प्योर सैंपल होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज होंगी तो वो डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज का भी परसेंटेज इंक्लूड हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन जानने के लिए एक कंपाउंड में उसका प्योर सैंपल कंपाउंड का हमको लेना होगा, इम्प्योर सैंपल से नहीं होगा। और ये है हमारा मास का परसेंटेज कि एक एलिमेंट कितने मास में प्रेजेंट है एक प्योर कंपाउंड में। It gives us information regarding the types of elements present in compounds and also the ratios or percentage in which they are present. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यूज या फिर सिग्निफिकेंस क्या है? एक अगर कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देना। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड मान लीजिए वाटर H2O, तो फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो एटम्स है हाइड्रोजन एलिमेंट के और एक एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट। अब हम जानते हैं कि H2O जो है, H2O जो कंपाउंड है हमारा, वाटर जो है, किस एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको इनका परसेंटेज भी पता चलेगा कि कितने परसेंट में ये एलिमेंट एक कंपाउंड में प्रेजेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल फॉर्मूला। ऑब्वियसली अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन से एलिमेंट है और कितने अमाउंट में है? केमिकल फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। Depends on the chemical formula of the compound and the masses of the elements and not on the number of particles. तो यहाँ पे हमको क्या जानना जरूरी है? केमिकल फॉर्मूला ऑब्वियसली, और एलिमेंट का मास। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। कितने पार्टिकल्स है, कितने मोल्स है, उसके साथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कोई रिश्ता नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट से एकदम अलग ये एक टॉपिक है, कोई रिलेशन ही नहीं है मोल कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे सिर्फ मास और केमिकल फॉर्मूला ही लगता है। मतलब अगर H2O का अगर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल हो या फिर 100 पार्टिकल्स हो, जितने भी पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन will always remain same. मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जितने भी पार्टिकल्स हो, एक पार्टिकल हो, 100 पार्टिकल्स हो, कोई नहीं है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है H2O का फॉर्मूला, अगर एक पार्टिकल हो H2O का या फिर 100 मॉलिक्यूल्स हो H2O का, H2O का फॉर्मूला H2O ही रहेगा।
वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए जो परसेंटेज होगा हाइड्रोजन का वो भी हमेशा सेम रहेगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक केमिकल फॉर्मूला, दूसरा है हमारा मास ऑफ द एलिमेंट्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो ये पॉइंट जरा आपको ध्यान में रखना है कि मोल कॉन्सेप्ट के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। फॉर्मूला देख लेते हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी एलिमेंट के लिए कैसे निकालते हैं। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स इनटू द मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मोलर मास जो है कंपाउंड का वो है टोटल मास। जो हम परसेंटेज निकालते हैं, जो टोटल मार्क्स के ऊपर हम परसेंटेज निकालते हैं, उस टोटल मार्क्स को ही आप समझ लीजिए कि मोलर मास है। कंपाउंड का जो पूरा जो मास है, जो मोलर मास है, वो होगा हमारा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स रहेंगे इनटू द मास ऑफ द एलिमेंट, कि क्या मास है एलिमेंट का। तो H2O के लिए निकालते हैं पहले। H2O का मोलर मास है 2 इंटू 1 प्लस 16, जो कि है हमारा 18 ग्राम्स। ऑब्वियसली वी नो दिस। तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है H2O में, दो एटम, 2 इंटू द मास ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन का कितना मास है, 1, डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड विच इज द मोलर मास। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 18 इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट विल कम 11.11%। मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, कितने एटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के, 1 एटम। क्या मास है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का, 16 डिवाइडेड बाय द टोटल मास इनटू 100 जिस 88.89। ऑलवेज याद रखिएगा, सारे जो मास परसेंट आप एक कंपाउंड के लिए अगर निकाल ले, उसको अगर आप ऐड करेंगे यू विल ऑलवेज गेट 100%। मतलब टोटल जो होगा हमेशा वो 100% होगा। किसी भी परसेंटेज के लिए ये सेम है, तो आप 100 माइनस 11.11 करेंगे तो भी आपका 88.89 ही आएगा। तो यू हैव टू रिमेम्बर द टोटल विल ऑलवेज बी 100%। चेक करने के लिए कि आपका कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं, आप एक बार ऐड करके देख सकते हैं कि 100% आ रहा है कि नहीं। लेकिन जो सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू द मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड विच इज द मोलर मास इनटू 100 इज द मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। कौन से कंपाउंड को यूज करके आप मास निकाल रहे हैं उसके ऊपर ये सारे वैल्यूज डिपेंड करेंगे। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आप ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं, उसके कितने एटम्स वगैरह है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो कंपाउंड आप ले रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। उससे करते हैं एक और, इथेनॉल के लिए। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। दिस इज इथेनॉल। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितने एटम्स है, दो एटम्स। कितना मास होता है एक एटम का, 12। टोटल जो मोलर मास है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होता है 46 इंटू 100, सो योर वैल्यू विल बी 52.17%। मास ऑफ हाइड्रोजन, कितने सारे हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे 5 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए एक और हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे हैं 6। 6 into the mass of hydrogen is 1 divided by 46 into 100, 13.05। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, इंटू 16 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100 इज 34.78। सारे कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, वैल्यूज को मैच कीजिए, इन तीनों को ऐड करके भी देखिए कि आपका 100% आ रहा है कि नहीं। एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट और इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे भरोसे मत बैठे रहिए कि मैंने कर दिया है मतलब सही है। आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक, तो ऑलवेज वेरीफाई। ये कैलकुलेशंस आप खुद कीजिए और ये डेटा को आप वेरीफाई कीजिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशंस, अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंट्स के परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में देखा, अब सोल्यूशन के परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। बहुत ही इजी है। दिस इज सपोज वन कंपाउंड A।
and you are mixing another compound B. So now you will get a solution of A plus B. तो ये हो गया हमारा solution. परसेंटेज ऑफ A को हम कैसे निकालेंगे? Basically, it will be the mass of A divided by the mass of A plus B, total mass into 100. एकदम आपके मार्क्स जैसा ही है कि आपने खुद कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स इनटू 100. तो ए का जो मास होगा MA, टोटल जो मास रहेगा ए का मास और बी का मास ऐड करके जो मास होगा इनटू 100. बहुत ही सिंपल है, ये सोल्यूशन के लिए है. यहाँ पे एलिमेंट का कोई बात नहीं है, सोल्यूशन के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसका परसेंटेज हमको निकालना है. तो ये है बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. फाइंड द मास परसेंटेजेस ऑफ 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए and 130 gram of compound B that make a solution when A is dissolved in B. यहाँ पे भी A और B का एक सोल्यूशन है. A का मास है यहाँ पे 10 ग्राम्स, B का मास है यहाँ पे 30 ग्राम्स और आपको मास परसेंट निकालना है. टोटल जो मास है सोल्यूशन का A प्लस B 10 प्लस 130 इज 140 ग्राम्स. मास परसेंटेज ऑफ A बाई A प्लस B इंटू 100 जो होगा 10 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100. आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 7.14 एंड मास ऑफ बी विल बी बी बाई ए प्लस बी इंटू 100. बी हमारा था 130 डिवाइड बाई 140 इंटू 100 जो आपका आएगा 92.86. अगेन यू कैन एड एंड चेक इफ इट इज कमिंग 100% और नॉट, एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस कैलकुलेशन एंड वेरीफाई द डेटा. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक जेई मेन का क्वेश्चन, 2017 जेई मेन का एक क्वेश्चन जो आया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन के सेक्शन से. तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए डाला है कि आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आए कि टॉपिक भले इजी हो लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस ट्रिक्स करके या फिर उसको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. स्कूल के एग्जाम्स में तो आते ही है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. एंड अगर आप ये ट्रिक समझ पाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएंगे. So this is very important because this is a JEE main question. So let us see the question. The most abundant elements by mass in the body of a healthy human adult are oxygen. मतलब ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्स है उसका मास परसेंटेज हमको दिया है. एक है ऑक्सीजन 61.4, कार्बन 22.9, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.6%. The weight which a 75 kg person would gain if all the 1H protium atoms are replaced by 2H deuterium atoms is. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का हमारा परसेंट था वो था 1 हाइड्रोजन, प्रोटियम का परसेंट. क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इंसान का वेट है 75 kg और मैंने यहाँ पे जो 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर 2 हाइड्रोजन बना दिया तो उसका वेट में क्या डिफरेंस होगा, कितना वो मास कितना वो गेन करेगा. ऑब्वियसली सिंस इट इज अ जेईई क्वेश्चन यू हैव 4 ऑप्शंस. तो ये देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि टोटल परसेंट हमेशा आपका रहेगा 100%. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो वेट ऑफ द पर्सन कितना है क्वेश्चन में 75 kg और हाइड्रोजन का कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में 10%. तो हम मार्क्स का परसेंट निकालते हैं लेकिन अगर परसेंट से हम मार्क्स निकालना चाहे तो हम क्या करते हैं, परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो टोटल है मार्क्स, जिससे हमको ऑब्टेन मार्क्स मिलते हैं. ये फॉर्मूला ही हम यहाँ पर यूज करेंगे. हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, हम वैल्यू से परसेंट नहीं निकालेंगे, परसेंट से हम वैल्यू निकालेंगे. मास ड्यू टू 1 हाइड्रोजन कितना होगा, 10% है.
10 डिवाइड बाय 100, टोटल कितना वेट है ह्यूमन बीइंग का? 75। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 7.5 केजी। मतलब 75 केजी का जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 7.5 केजी का जो वेट है या फिर जो मास है वो आ रहा है 1 हाइड्रोजन। मतलब 1 हाइड्रोजन 7.5 केजी कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? 75 केजी में। Thus, the person weighing 75 kg includes the mass due to 1 hydrogen, which is 7.5 kg. मतलब 75 केजी में 7.5 केजी है हाइड्रोजन का मास। अब हमको क्या करना है कि हमको वो 7.5 केजी को हम हटा के हम 2 हाइड्रोजन लाएंगे। ये 1 हाइड्रोजन का मास है, प्रोटियम का मास है, यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन का मास लाएंगे। इसका क्या मास होना चाहिए? 2 यूनिट होना चाहिए यहाँ पे। 1 हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता था। तो अगर 1 यूनिट हाइड्रोजन के लिए 7.5 केजी है तो 2 हाइड्रोजन मतलब डॉटेरियम के लिए 7.5 इंटू 2 होना चाहिए, कि इसका तो मास 1 है, 1 इंटू 7.5 था। अब जब हमने यहाँ पे 2 कर दिया है, इट विल बी 7.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 15 केजी। अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह हम डॉटेरियम को यूज करेंगे तो हमारा रहेगा 15 केजी, हमारा नया मास। दिस इज द न्यू मास। अब हम क्या कर रहे हैं? वी कैन से दैट वी आर रिप्लेसिंग 7.5 केजी विथ 15 केजी। मतलब हमारा इंसान जो था वो था 75 केजी का, उससे हम कितना माइनस कर रहे हैं? 7.5 केजी, जो हमारा 1 हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन था। उसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन को, जिसके लिए वेट का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा 15 केजी। तो इसलिए इसका जो नया वेट होगा उसमें कितना गेन होगा? सो द गेन, द वेट गेन्ड बाय द पर्सन कितना होगा? वेट तो बढ़ेगा, इसका कितना बढ़ेगा? ये जो वैल्यू होगा इतना ही इंक्रीज होगा। मतलब 15 माइनस 7.5 इज 7.5 केजी। मतलब अब इंसान का कितना मास हो जाएगा? 75 प्लस 7.5 हो जाएगा इसका मास, जो कि हो जाएगा हमारा 82.5 केजी। बट आपको क्वेश्चन में टोटल मास, आपको वेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग आपको नहीं कहा गया है। आप क्वेश्चन पे अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है कि द वेट विच अ 75 केजी पर्सन वुड गेन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, गेन। कितना उन्होंने गेन किया, ये नहीं बताया कि टोटल कितना वेट उनका हो गया आफ्टर रिप्लेसमेंट, ये नहीं बताया गया। गेन कितना हुआ है, कितना उनका वजन इंक्रीज हुआ है, कितना गेन हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसलिए अगर आप ये वाला आंसर फाइंड आउट करेंगे 82.5, 82.5 वैसे ऑप्शन में भी नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलतियां हो रही है। गेन निकालना है, इसलिए सिर्फ आप 15 माइनस 7.5 करेंगे तो आपको आएगा 7.5 केजी, विच इज योर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़िए। क्वेश्चन ऐसे ही बहुत इजी कॉन्सेप्ट से है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कुछ भी नहीं है। हम परसेंटेजेस के बहुत सारे मैथ्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं स्कूल के टाइम पे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन का जो मेन ट्रिक होता है कि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे डेटा है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो हमारे परसेंटेजेस है, इनका कोई काम नहीं है। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि इतने सारे वैल्यूज को देख के, डेटा को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आपको समझना है कि यहाँ पे क्या निकालना है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को लेके ही हमको काम करना है। ये जो बाकी सारे परसेंटेजेस है वो यूजलेस है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में आप क्या पूछा गया है, आपको क्या निकालना है, कौन से फॉर्मूला को आपको यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, उतना आप कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा
क्वेश्चन सॉल्व करने का, एंड you will also understand how to solve questions quickly and easily. So this was one very important question from the percentage composition portion जो कि आया था 2017 के जेई मेन में. I hope the solution was clear to you. मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है. You can go through it. If you have any doubts, please let me know in the comment section regarding this question. So this was all for today's lesson, and thank you so much for being a part of today's discussion. I hope it was informative and useful क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, बहुत सारे होमवर्क्स दिए हैं, एक जेई मेन का प्रॉब्लम भी डिस्कस किया है. These topics are very important. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यहाँ से भर के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. आपको ट्रिक समझना होगा कि कौन से फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. So हम obviously we will solve more numericals, but you have to have the concept clear. कि जो concept है उसको आपको clear रखना है. So I hope you have understood today's video, and I hope it was useful and it will be useful for your future also. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy, where you will get regular classes and engaging shorts and reels for tricks and hacks and some motivation for your competitive exams and other exams. And definitely we will solve a lot of numericals, and we will hold separate session to clear your doubts. Please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page. Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you have not subscribed already, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more updates. Thank you.